आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। अच्छा, कल जो हमने वो स्टोक्स थ्योरम जो है, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। सर अलहमदुलिल्लाह सर। मैं सर उन्होंने कर देना अच्छा, वो खुद नहीं सी आया उस दिन। मैं पूछ लेना सर उन्होंने। जी ए सर अक्सर है ना जो अपनी मौत खुद ही मर चुके हैं ए वो ने जेडे जिंदा बच गए हैं। हाँ जी है बिल्कुल है। नहीं है ना जो कुछ है ना जेडे समझते हैं कि क्लास पढ़ना तौहीन है। जी जी वो क्लास पढ़ना से वो समझते हैं असी उन जी बहुत कुछ हाँ, वो जल्द उन्होंने पता लग जाएगा कि कुछ भी नहीं है। नहीं मैं कर रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम जमाल बात कर रहा हूँ। मैडम क्या हाल है, ठीक है आप? अच्छा हाँ नहीं वो उसके लिए नहीं मैंने किया था, वो मैंने पूछा था वो सजाद चीमा साहब ना उस दिन आए थे तो वो अपनी करवा गए थे ना बायोमेट्रिक, तो वो उनका एक्टिव हो गया अकाउंट जो है आज कल में हो जाएगा। चलें ठीक है, तो मैडम वो भी फिर कर दीजिएगा डिडक्शन भी। सो रहा है सर वो कह रही है आज यहाँ कॉलेज हो जाएगा। कहती है बायोमेट्रिक हो गई हुई है या जो कोई टाइम लगता तो हो जाएगा एक्टिव। सर कोई मसला नहीं। अच्छा उसमें जो है वो हमने एक एग्जांपल जो है वो करनी थी, एग्जांपल 1.11 जो है ये इस एग्जांपल के अंदर जो है वो एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है v, और ये है 2xz प्लस 3y² y यूनिट वेक्टर प्लस 4yz² z यूनिट वेक्टर। अब इसके लिए आपने स्टोक्स थ्योरम को चेक करना, यानी कि ये फैक्टर फंक्शन जो दिया है इसके लिए यानी कि दोनों साइडें जो हैं आपने स्टोक्स थ्योरम की निकालनी है। यानी कि एक तो ये निकालनी है डेल क्रॉस v डॉट डी ए इज इक्वल टू v डॉट डी एल। ये दोनों साइडें हमारे पास बराबर होने चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर एक फिगर है कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये आप देखें अगर ये x है, ये z है, सॉरी ये y है, ये z है और ये हमारे पास x, ठीक है। तो इधर ये एक स्क्वायर है ऐसे, इसका ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ठीक है जी। उसके बाद ये पाथ 3 है, ये 3 पाथ्स हैं और इन पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है। तो पहले नंबर पर तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डेल क्रॉस v आपने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि अगर इस साइड को सॉल्व करना है पहले
यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये मैंने पहले फाइंड करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए पहले नंबर पर तो मुझे लेना पड़ेगा डेल क्रॉस वी। तो अब डेल क्रॉस वी जो है उसका सीधा सीधा तरीका ये है कि हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, आई जे के, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बल्कि ये यहाँ पर यूज़ करता है नोटेशन एक्स वाई जेड, ये वाले हम ये यूज़ करते हैं। तो इसमें अब y के साथ ये x वाला तो 0 है, y और z के साथ है, तो 2xz प्लस 3y²। और यहाँ पर बल्कि यहाँ पर पहले आप लिखें करली ओवर करली x करली ओवर करली y करली ओवर करली z, ये 0, ये 2xz प्लस 3y² और यहाँ पर आ जाएगा 4yz²। ठीक है, अब आपने ये वाला डिटर्मिनेंट जो है इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ठीक है, तो x यूनिट वेक्टर, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, करली ओवर करली y इंटू 4yz²। ठीक है, माइनस करली ओवर करली z इंटू 2xz प्लस 3y²। ठीक है जी, ये आ जाएगी पहली टर्म। उसके बाद आ जाए दूसरी टर्म पर माइनस y यूनिट वेक्टर। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, करली ओवर करली x इंटू 4yz² माइनस करली ओवर करली z। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास 0 है, ये करली ओवर करली z जो है, तो माइनस करली ओवर करली z इंटू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर प्लस z यूनिट वेक्टर। अब आप देखें कि थर्ड कॉलम फर्स्ट रो उसी तरह, तो ये क्या आ जाएगा, करली ओवर करली x इंटू 2xz प्लस 3y²। ठीक है, और यहाँ से करली ओवर क्या था ये, करली ओवर करली y इंटू 0। ठीक हो गया। अब आप इसको ओपन कर लें, तो पहले x यूनिट वेक्टर के लिए देखें कि हमारे पास क्या आता है, करली ओवर करली y है तो 4z² आ जाएगा, क्योंकि y 1 हो जाएगा, माइनस ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 2x ये। ठीक है, उसके बाद आ गया माइनस y यूनिट वेक्टर के ऊपर, तो करली ओवर करली x, इसके अंदर तो कोई भी x वाली टर्म नहीं है और ना ही अगले में है कुछ, तो ये तो हो जाएगा 0। उसके बाद z यूनिट वेक्टर पे आए, तो करली ओवर करली x 2x, यहाँ से आपके पास 2z आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 है। ठीक है,
ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आई डेल क्रॉस वी की, डेल क्रॉस वी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4z² माइनस 2x, x यूनिट वेक्टर और प्लस 2z z यूनिट वेक्टर। ये डेल क्रॉस वी की वैल्यू आपके पास निकल आई। नाउ डी ए, अब डी ए जो है ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्ट यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर एलिमेंट जो है जो आपके पास होगा, तो अब ये स्क्वायर इधर बन रहा है z और y के अंदर, ठीक है। तो अगर ये z और y के अंदर बन रहा है तो फिर इसका ये वाला परपेंडिकुलर होगा यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास डी ए क्या आ जाएगा, डी ए हमारे पास आ जाएगा डी वाई डी जेड एक्स यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अब आ गया आपके पास मसला अगला कि डेल क्रॉस वी डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू, क्या निकला था, डेल क्रॉस वी 4z² माइनस 2x x यूनिट वेक्टर प्लस 2z z यूनिट वेक्टर और इसकी डॉट प्रोडक्ट है आपके पास डी वाई डी जेड एक्स यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये वाली टर्म तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये तो ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ टर्म जो कंट्रीब्यूट करेगी आपके पास वो ये वाली करेगी, यानी कि डेल क्रॉस वी डॉट डी ए इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स तो 1 हो गया, बाकी सारी टर्म में 0, तो 4z² माइनस 2x डी वाई डी जेड, सॉरी 2z डी वाई डी जेड के बराबर आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल आया, ये हमारे पास डेल क्रॉस वी डॉट डी ए की वैल्यू जो है वो निकल आई। अब आपने क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, यहां पर अब एक और मसला भी ये है कि वी हैव टू डिफाइन, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो डी ए पॉइंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वो काउंटर क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल है या क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, यानी कि कौन सा। अब आप अगर ये देखें तो ये कौन सी रोटेशन बन रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो बन, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है बन रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अब जो कन्वेंशन यू वांट टू टेक, कि अगर आप ये कहते हैं कि जी एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को ले लेते हैं नेगेटिव, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो फिर इसलिए हमने एरिया के साथ डी वाई डी जेड एक्स यूनिट वेक्टर लिखा है। लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज लेते, अगर इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब यूं ये हमने ये डिफाइन किया यहाँ पर कि ये इस तरह जा रहा था, अगर आप इसने को इस तरह डिफाइन किया है तो फिर, लेकिन आप इसको इसके उल्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप करेंगे फिर आपको उसका अपोजिट साइन जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 4z² माइनस 2 dy, अब 2x की तो यहाँ पर हमें कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो एज सच नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हो रहा है किसके ऊपर, dy और dz पे, तो पीछे रह जाता सिर्फ 4z²। तो इसका मतलब है कि डेल क्रॉस v डॉट डी ए 0 से 1 4z² dz
ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये डी वाई और डी जेड के ऊपर हो रही है, डी जेड और डी वाई के ऊपर ये इंटीग्रेशन जो है वो हो रही है। तो ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस वी डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू 0 से 1 4z स्क्वायर डी जेड, ठीक है जी, और 0 से 1 dy, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर s डेल क्रॉस v डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 बार 0 से 1, अब z स्क्वायर है, z स्क्वायर ओवर 3, ठीक है, और dy 0 से 1, इसके बराबर आ जाएगा। तो 100 आप इस पर लिमिट लगाएं, 4 इंटू 1/3 माइनस 0 1 माइनस 0, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 4/3। तो ये 4/3 के बराबर आपकी जो लेफ्ट साइड है वो निकल आएगी, ठीक है। नो, अब हमने दूसरी साइड यानी कि जो राइट हैंड साइड के ऊपर है, जो कि लाइन इंटीग्रल है, उसको हमने फाइंड करना है। तो लाइन इंटीग्रल को अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को आप देखें अगर, तो लाइन इंटीग्रल 1 1 2 3 और ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास चौथा पाथ। तो 4 पाथ जो हैं उसके अंदर आपको इस लाइन इंटीग्रल को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4 लाइनों के अबाउट आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और वो लाइन इंटीग्रल जो है उनको कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे उनको, ठीक है। तो अब हम वो नेक्स्ट वो वाला पार्ट इसका करते हैं। अब आप इसकी राइट साइड के ऊपर आए, तो राइट साइड के ऊपर है ये हमारे पास v डॉट डी एल, ये हमने फाइंड करना, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट हमारे पास पाथ है, ठीक है, उसके लिए x भी 0 है और z भी 0 है, ठीक है। मैंने फिगर मिटा दिया, मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा पाथ था 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब जो आपके पास पाथ नंबर 1 है, उस पाथ नंबर 1 के लिए x ये जा रहा है ना y की तरफ, तो इसके लिए x और z क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर x और z 0 है, तो अब इसका जो v डॉट डी एल होगा इसके लिए, तो v डॉट डी एल,
अब यहाँ से v जो आपका वेक्टर फंक्शन है, ठीक है जी, मैं v वेक्टर फंक्शन भी दोबारा लिख देता हूँ। v जो हमारा वेक्टर फंक्शन है 2xz प्लस 3y स्क्वायर y यूनिट वेक्टर प्लस 4yz स्क्वायर z यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, ये हमारा वेक्टर फंक्शन है। तो अगर ये आपका वेक्टर फंक्शन है तो इसके अंदर नौ आपके पास x0 z0 ये टर्म भी गई, ये टर्म भी गई, पीछे क्या रह गया 3y स्क्वायर। ठीक है जी, 3y स्क्वायर y यूनिट वेक्टर, अब अलॉन्ग y है डॉट y यूनिट वेक्टर, इसका लेंथ एलिमेंट dl क्या होगा y यूनिट वेक्टर। ये y यूनिट वेक्टर के बराबर हो। तो इसका मतलब है कि v डॉट dl 3y स्क्वायर के बराबर आ गया। थ्री वाई स्क्वायर डी वाई, इसके साथ डी वाई भी आएगा इसके बराबर। तो y डॉट y तो 1 हो जाएगा। अब आप ले लेंगे इसका इंटीग्रल, तो इंटीग्रल लेंगे 0 से 1 तक 3y स्क्वायर डी वाई, 0 से 1 y क्यूब ओवर 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 3 माइनस 0, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 3 काटे क्या, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पाथ निकल आया। अब आ जाए आप सेकंड पाथ के ऊपर। सेकंड पाथ के ऊपर आप देखें कि ये z के अलॉन्ग है, तो इसमें x हमारे पास जो है सेकंड पाथ के अंदर x0, ठीक है, और x0 और जो y है ये 1 के बराबर है इसके लिए। ठीक है, सेकंड पाथ के लिए। तो अगर x0 और y 1 है तो इसके अंदर ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी ये, ठीक है, और यहां पर y1 है और इधर भी y1 है, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, इसको हम पहले जरा बना लेते हैं फंक्शन को 2xz। अब x यहां पर 0 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 z प्लस 3 इंटू 1 y यूनिट वेक्टर प्लस 4y z स्क्वायर, y1 तो 4 z स्क्वायर z यूनिट वेक्टर। अब आपने v डॉट डी एल लेना है, तो v डॉट डी एल, अब ये इसका तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये तो इसके साथ तो z डॉट नहीं आ रहा, ये तो सारी खत्म हो जाएगी। पीछे क्या रह जाएगा 4z स्क्वायर z कामा डी जेड, जो डी एल एलिमेंट है वो डी जेड जेड यूनिट वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब है कि v डॉट डी एल, अब आप यहाँ से 0 से 1 v डॉट डी एल निकालें तो 0 से 1 4 को बाहर ले आए, जेड स्क्वेयर डी जेड दैट इज इक्वल टू 4 z3 ओवर 3, 0 से 1 4 इंटू 1 ओवर 3 माइनस 0
यानी कि 4/3, 4/3 ये निकल आएगा। दूसरे पाथ के लिए, ठीक है। फॉर सेकंड पाथ आपके पास 4/3। अब आ जाए आप थर्ड पाथ के ऊपर। किधर? ये 4 है ना, लिखा है मैंने, ये मैंने 4 को बाहर निकाल दिया ना। ये भाई वो y डॉट y है ना, वो तो खत्म हो जाएगा। y डॉट का z के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? y डॉट z के साथ क्या आएगी प्रोडक्ट? तो फिर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो वो तो टर्म ही खत्म हो जाएगी, उस टर्म में तो रहना ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है थर्ड पाथ पे आए आप। थर्ड पाथ जो है, इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं x0, ये थर्ड पाथ जो है आ रहा है x0 और z1, ठीक है। ये z x0 और ये z1 के बराबर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर ये 1 और ये भी वैल्यू इधर दी हुई है 1, ठीक है। x0 और z1 के बराबर है यहाँ पर। तो आपके पास अब x0 और z1 के लिए जो वेक्टर फंक्शन है, उसको अगर हम देखें तो वेक्टर फंक्शन के अंदर अगर हम x0 और z1 की वैल्यू पुट करते हैं तो x0 के अंदर तो 2x वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, 3y² y यूनिट वेक्टर और प्लस 4y, क्योंकि z1 है तो 4y z यूनिट वेक्टर रह जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखूं वेक्टर फंक्शन को यहाँ पर, तो ये मेरे पास 2 इंटू, अब x की वैल्यू 0, 2xz प्लस 3y² y यूनिट वेक्टर प्लस 4y z² z1 है, z यूनिट वेक्टर, यानी कि v मेरे पास क्या आ जाएगा? 3y² y यूनिट वेक्टर प्लस 4y z यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास v की वैल्यू निकल आई इन पॉइंट्स को रखने के बाद। अब आपके पास जो है ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जब इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो dl एलिमेंट है वो अलॉन्ग y है, ठीक है, नेगेटिव y की साइड पे, वो एंड के ऊपर आके हम नेगेटिव लगा देंगे। तो dl जो है वो एक्चुअली dy y यूनिट वेक्टर माइनस के बराबर है, क्योंकि इस तरफ y के इस तरफ जा रहा है। तो अब आप v डॉट dl लें तो 3y² y यूनिट वेक्टर प्लस 4y z यूनिट वेक्टर डॉट 3y² y/4 डॉट हमारे पास dl कितना? माइनस dy y यूनिट वेक्टर। तो v डॉट dl इज इक्वल टू, अब y वाली टर्म में रहना, z वाली नहीं तो खत्म हो जाना, 0 हो जाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 3y² dy। तो v डॉट dl इंटीग्रल 0 से 1, यहाँ पर माइनस 0 से 1, 3 को बाहर निकाल लिया, y² dy। तो ये आ जाएगा माइनस 3, 0 से 1 y3 ओवर 3। तो ये माइनस 3 इंटू 1/3 माइनस 0, 3 3 से काट गया तो -1 आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा पाथ भी जो है वो आपका सॉल्व
हो गया। नाउ योर लेफ्ट इज फोर्थ वन, चौथा पाथ जो है वो रह गया। अब चौथा पाथ जो है वो ये आ रहा है इस तरफ, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास x भी 0 है इस तरफ और y भी 0 है इस फोर्थ पाथ के लिए, x भी 0 और y भी 0। अब x 0 और y 0 के साथ जो फंक्शन आपके पास बनेगा v, x 0 है तो पहली टर्म उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी और y भी 0 है तो दूसरी भी ख़त्म हो जाएगी और v फंक्शन ही 0 हो जाएगा x 0 और y 0 के ऊपर, बचेगा ही कुछ नहीं, ठीक है। तो जब बचेगा ही कुछ नहीं तो हमारे पास जो v डॉट डी एल है दैट इज आल्सो इक्वल टू 0 और ये हमारे पास 0 से 1 चौथे पाथ के लिए v डॉट डी एल को आप ओपन करें तो v तो वैसे ही 0 है, डी एल इसका z होगा, 0 के साथ डी जेड आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 0 और ये 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब चारों पाथ आपने क्या किए हैं, कैलकुलेट कर लिए हैं। नाउ जो v डॉट डी एल है इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, 1 जमा 4/3 नफी 1 जमा 0 इज इक्वल टू 4/3। तो क्या अब आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो ये आपने स्टोक थ्योरम इसके ऊपर प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने 0 से 1 लिमिट ली है और जो डी एल यूनिट वेक्टर लिया था उसको ये लिया था डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, डी वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड जेड यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये लॉ ऑफ कर्ल जो है उसको प्रूव करके देख लिया। अगर आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई है तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स करने जो हैं, प्रॉब्लम 1.33 और प्रॉब्लम 1.34, इनके नीचे फिगर्स भी दी हुई हैं, पाथ्स भी मेंशन किए हुए हैं, तो उनकी मदद से आप इनको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो अब मैं आगे जो है ये छोटा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो वैसे आपको करनी आती है, लेकिन चलें हम एक दफ़ा फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, उसी को यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो की जाती है, ठीक है। तो आप सपोज करें कि मेरे पास दो फंक्शंस हैं f और g, उनका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो f dg ओवर dx प्लस g df ओवर dx के बराबर आ जाए।
अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करें ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हैं उनके ऊपर इंटीग्रेट कर दें, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स तो a टू b d ओवर डी एक्स f ऑफ g dx is equal to a to b f of dg over dx plus a to b g df over dx. तो ये हमारे पास आ जाएगा a टू b d ओवर डी एक्स एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a टू b g इंटू डी एफ ओवर डी एक्स प्लस एफ जी ए टू बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपने क्या किया कि जो प्रोडक्ट है वन फंक्शन की उसको इंटीग्रेट किया और डेरिवेटिव लिया दूसरे का, ठीक है। प्रोडक्ट थी ना एफ जी की, तो वी इंटीग्रेट एफ एंड टेक दी डेरिवेटिव ऑफ जी, और जी का डेरिवेटिव लिया। तो इसका मतलब है कि आपने डेरिवेटिव को क्या किया, ट्रांसफर किया जी से एफ को, किसके ऊपर, ऑन द कॉस्ट ऑफ ए माइनस साइन, ठीक है। यू हैव ट्रांसफर्ड डेरिवेटिव फ्रॉम जी टू एफ, जी से एफ को ट्रांसफर किया आपने, और ये जब ट्रांसफर किया आपने तो क्या किया, माइनस का साइन आया ऑन दी कॉस्ट ऑफ माइनस साइन एंड बाउंड्री टर्म। तो अब इसमें रूल के अंदर क्या है कि एक का आपने जब एक को इंटीग्रेट करना है तो फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेना है आपने। अब जो सा भी फंक्शन आप सेलेक्ट कर लें इसके अंदर, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं फंक्शन को कि किसको हमने इंटीग्रेट करना है और किसका हमने डेरिवेटिव जो है वो लेना है। मिसाल के तौर पर अब उसने ये आगे एक एग्जांपल की हुई है, एग्जाम्पल जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये फाइंड करना है। तो अब यहां पर ई की पावर माइनस एक्स जो है इसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स
ठीक है, e की पावर माइनस एक्स, इसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, जैसे कि हमने उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे डेरिवेटिव के साथ। तो यहाँ पर f ऑफ x आपके पास x के बराबर है, g ऑफ x आपके पास माइनस e की पावर माइनस x के बराबर है। तो 0 से इन्फिनिटी x e की पावर माइनस x dx, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x dx और माइनस x e की पावर माइनस x 0 टू इन्फिनिटी। एक का जो है वो आपने डेरिवेटिव ले लिया और दूसरे का इसके अंदर जो x आ रहा था उसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव, और इसको क्या किया, इसको पूरे को आपने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन जो है ये क्या आएगी आपके पास, e की पावर माइनस x 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस, अब ये जो फंक्शन है इसमें इस पर अगर मैं लिमिट लगाऊं तो इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 0 e की पावर माइनस 0, तो ये तो फंक्शन ही खत्म होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या आ रहेगा, ये माइनस बाहर निकाल लें e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर e की पावर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 1 के बराबर आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और भी इससे रिलेटेड जो हैं वो कुछ रूल्स हैं। ठीक है, यानी कि कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज हैं जिनके अंदर आप इंटीग्रेशन जो है उसको करते हैं। अब इसके अंदर ये जो वेक्टर आइडेंटिटीज हैं इनमें एक है कि डेल डॉट एफ ए इज इक्वल टू एफ इंटू डेल डॉट ए प्लस ए इंटू डेल एफ। तो इसको वॉल्यूम के ऊपर आप इंटीग्रेट करते हैं, तो डेल डॉट एफ ए वॉल्यूम इंटीग्रल डी ऑफ टाउ और इंटीग्रल एफ डेल डॉट ए डी ऑफ टाउ प्लस ए डॉट डेल एफ डी ऑफ टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ए डॉट डी ए। ठीक है जी, ये आपके पास जो है ये क्या बन गया, इस साइड के ऊपर उस साइड पे लाइन सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इस तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो एक्चुअली ये क्या, व्हाट इज दिस इज द डाइवर्जेंस थ्योरम।
अच्छा, इसके अंदर अब यहाँ से अगर मैं ये वी एफ को बाहर ले आऊं तो डेल डॉट ए बनता है ये, तो माइनस इसके ऊपर आप वही रूल लगा दें, ए डॉट डेल एफ डी ऑफ टाउ प्लस इंटीग्रल एफ ए डॉट डी ए। ठीक है जी, इसके बराबर जो है ये इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली, ये वाली जो है, ये कैसी है? तो मैंने एफ को बाहर निकाल लिया ना। हाँ, ये तो इक्वल है ना, ये तो हमने वो डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा है, ये तो डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसके ऊपर वो रूल लगाया है, तो हमने कहा कि ये इसके बराबर है डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, बाकी फिर उसको इंटीग्रेट किया और एक स्टेप खाया मैंने इसके अंदर से बस। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये वाला आंसर जो है वो आ जाता है। ठीक है, आप इसको क्या है ना, ये इसको सरफेस इंटीग्रल लिखें कि ताकि जो है वो कंफ्यूजन जो है वो पैदा ना हो। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, उसी तरह इंटीग्रेशन की है, फंक्शन एल जो एफ है उसको लिया और डेरिवेटिव लिया डाइवर्जेंस का ए के साथ, यही काम किया ना यहाँ पर, डाइवर्जेंस लिया ए के साथ, और फिर इंटीग्रेशन किया बाय पार्ट्स, और उसके अंदर हमने जो डेरिवेटिव है उसको ट्रांसफर किया ए से एफ को। तो जब वो ए से एफ को ट्रांसफर किया तो वो क्या बन गया, वो ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, वो क्या चीज़ बन गई है, वो ग्रेडियंट जो है वो बन गया। और वहाँ पर हमने माइनस साइन भी लगाया है कि जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर उसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। और बाउंड्री टर्म कौन सी है, यही वाला जो सरफेस इंटीग्रल है आपके पास। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रॉब्लम 1.335 है। ठीक है, इसके अंदर उसने ये दो दिए हुए हैं, आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, वो कहता है इनको प्रूव करें, शो करें इन दो आइडेंटिटीज़ को। तो आपने वो दो आइडेंटिटीज़ जो है उनको प्रूव करें, वो इसी तरह आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके तो आप उनको प्रूव कर लेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर।